the name of Allah, the most gracious and the most merciful. My name is Saim Shahzad and I am here to teach you Biology class 9th. Students, हम लोगों ने अपनी 4 ऑर्गेनेलिज स्टार्ट की थी और वो बहुत अच्छे तरीके से हमने उनको कवर किया। आज हमारा जो टॉपिक है वो हमने सेल ऑर्गेनेलिज क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो उसमें हमारा आज का टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये 5th ऑर्गेनेली है जो हमने स्टडी करनी। तो हम देखते हैं कि इसके बारे में क्या चीज़ है जो बताई गई है, हमें इसमें क्या चीज़ें हैं वो हम इसमें देखते हैं। इसको हम जब स्टडी करते हैं तो हमें ये कुछ बातों का पता होना चाहिए। पहले हम इसके पॉइंट्स को नहीं देखते, मैं पहले आपको इसको ज़रा कन्वे करता हूँ। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक नेटवर्क ऑफ चैनल्स है जो सेल मेम्ब्रेन यानी जो आउटर मेम्ब्रेन है एनिमल सेल की या प्लांट सेल की, उसके अंदर आउटर मेम्ब्रेन प्लांट्स में जो होती है वो सेल वॉल होती है और एनिमल्स में सेल मेम्ब्रेन होती है। तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो दोनों में पाई जाती है, एक्चुअली प्लांट्स में भी और एनिमल्स में। तो सेल मेम्ब्रेन से लेके न्यूक्लियर इन्वेलप तक ये एक नेटवर्क ऑफ चैनल्स होता है, एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है जिसके जरिए ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड होती है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल होता है। और फूड की जहाँ पे बात है उसमें इस इंटरकनेक्टेड चैनल्स में लिपिड की मेटाबॉलिज्म होती है, ट्रांसफर ऑफ लिपिड की मेटाबॉलिज्म होती है, जिसके जरिए से इस इंटरकनेक्टेड चैनल्स को हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये हर सेल में 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका नाम रफ इसलिए रखा गया है क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स की मौजूदगी प्रोटीन सिंथेसिस का बायस बनती है, तो इसलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में अपना किरदार अदा करता है। किस वजह से? क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। और दूसरी उसकी फॉर्म कौन सी है जिसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एग्जिस्ट करता है, वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपना क्या किरदार अदा करता है? एक तो वो ट्रांसफर ऑफ मटेरियल करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। दूसरा काम, जो सबसे मेन काम है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, वो ये है कि वो जो भी बाहर से मटेरियल अंदर आता है उसकी डिटॉक्सिफिकेशन करता है। जो भी हार्मफुल मटेरियल सेल के अंदर आता है वो किसकी जिम्मेदारी है उसको डिटॉक्सिफाई करने की? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। और तीसरा पॉइंट जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ट्रांसपोर्ट है। लिपिड मेटाबॉलिज्म भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होती है। तो ये 3-4 फंक्शंस थे, ये 2 इसकी एग्जिस्टेंशियल फॉर्म थी। एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि राइबोसोम्स की वजह मौजूद होते हैं उसके ऊपर, इसलिए उसका नाम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रखा गया। और स्मूथ के ऊपर वो नहीं होते, और स्मूथ का क्या काम है? डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस विच इज हार्मफुल एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म और ट्रांसपोर्ट। और ये कहाँ से, इसका चैनल कहाँ से कहाँ तक होता है? सेल मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर इन्वेलप तक। तो ये था हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे हम देखते हैं कौन सी ऑर्गेनेली हमने पढ़नी। हमारी नेक्स्ट ऑर्गेनेली है सेंट्रियोल्स। तो सेंट्रियोल्स के अंदर हम देखते हैं कि किस बात का जिक्र किया गया है और ये क्या वर्क सर अंजाम दे रही है सेल के अंदर। तो सेंट्रियोल्स के चंद पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। सबसे पहली बात, हमें ये बात हमेशा ज़हन में रखनी होगी कि सेंट्रियोल्स जो होता है, सेंट्रियोल्स की जो ऑर्गेनेली है ये एनिमल सेल्स में पाई जाती है, प्लांट्स में एब्सेंट होती है। सेंट्रियोल्स एनिमल्स में पाए जाते हैं और प्लांट्स में एब्सेंट होते हैं। एनिमल्स में भी होती है और कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सेंट्रियोल्स पाई जाती है, प्लांट्स में ये एब्सेंट होती है। पहली बात, और ये बहुत अहम बात है सेंट्रियोल्स के टॉपिक के हवाले से, कि ये प्लांट्स में एब्सेंट और एनिमल्स में प्रेजेंट होती है। इसका काम क्या है? इसका काम इसकी जो प्रेजेंस है उससे मुशाबहत रखता है। सबसे पहले हमने देखना है कि इसकी प्रेजेंस किस जगह पे है, ये कहाँ पे पाई जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसने काम क्या किया और क्या करती है। तो इसकी जो प्रेजेंस है वो न्यूक्लियस के एक्सटीरियर के पास पाई जाती है, न्यूक्लियर इन्वेलप के इर्द गिर्द उसके पास ये सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं। सेंट्रियोल्स बनते कैसे हैं? ये 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स इकट्ठे होते हैं और वो 9 ट्रिपलेट्स बनाते हैं। 9 ट्रिपलेट्स बनाते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स और वो एक सेंट्रियोल को बनाते हैं।
आपकी बुक में दो डायग्राम्स बनी हुई हैं, वो ट्रिपलेट्स दिखा रही हैं कि किस तरह ये 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलके अपने साथ 8 और इस तरह के माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलाते हैं तो 9 ट्रिपलेट्स बनती है। 9 ट्रिपलेट्स किसको बनाते हैं? एक माइक्रो सेंट्रियोल को। और अक्सर औकात ये न्यूक्लियर एनवेलप के इर्द गिर्द 2 सेंट्रियोल मौजूद होते हैं और उन 2 सेंट्रियोल्स को हम सेंट्रोसोम का नाम देते हैं। ये इनकी वर्किंग क्या है? ये न्यूक्लियर के पास जो मौजूद होते हैं इनकी वर्किंग है कि ये स्पिंडल फाइबर्स को बनाते हैं, स्पिंडल फाइबर्स को बनाते हैं। और हमें पता है कि स्पिंडल फाइबर्स एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो सेल डिवीजन के दौरान बनता है। तो उसकी फॉर्मेशन में, उस स्पिंडल फाइबर के स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन में ये सेंट्रियोल अपना किरदार अदा करता है। हम आगे मजीद देखेंगे कि वो स्पिंडल फाइबर्स कैसे बनते हैं। ये हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर में हम इसको सारा डिटेल से डिस्कस करेंगे। और दूसरा फंक्शन सेंट्रियोल को क्या है कि ये अक्सर औकात कि ये ज़्यादातर स्पिंडल फाइबर के अलावा सिलिया और फ्लैजेलम को बनाने में अपना किरदार अदा करते हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स की वजह से, हमने पहले भी ये बात पढ़ी थी, साइटोस्केलेटन के अंदर हमने ये बात पढ़ी थी कि माइक्रोट्यूब्यूल्स किसकी फॉर्मेशन में काम आते हैं? सिलिया और फ्लैजेलम की। तो ये कुछ इसमें बातें थी कंप्लीट जो हमने डिस्कस की हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट ऑर्गेनेल की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है गोल्जी अपरेटस। तो कुछ इसके बारे में जो बुनियादी चीज़ें हैं वो हमें पता होनी चाहिए और हमें इसकी समझ होनी चाहिए कि ये क्या चीज़ है। समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हमें ये भूले ना, कभी इसकी क्रैमिंग ना करनी पड़े। तो सबसे पहले एक चीज़ आपने याद रखनी है कि इसको डिस्कवर किसने किया, तो वो साइंटिस्ट का नाम था कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी ने इसको डिस्कवर किया, इसी के नाम पे गोल्जी अपरेटस इसको रखा गया। अब ये क्या चीज़ थी जो सेल के अंदर मौजूद है और इसका क्या फंक्शन है, अब हमने उस बात को समझना है। इसके पॉइंट्स कुछ मैंने लिखे हैं। एक सबसे अहम पॉइंट जो गोल्जी अपरेटस का हमने याद रखना है वो ये है कि ये सेल सिक्रेशंस में काम आता है। सेल सिक्रेशन से क्या मुराद है कि कुछ ऐसी सिक्रेशंस जो सेल के अंदर से बाहर की जाती हैं या सेल के अंदर ही होती हैं। सेल के अंदर ही कुछ फ़ायदेमंद सिक्रेशंस होती हैं या वो सिक्रेशंस सेल से बाहर की जाती हैं। वो किसकी जिम्मेदारी है? वो गोल्जी अपरेटस की जिम्मेदारी है। तो सबसे पहले हमें जो चीज़ समझनी है वो ये है कि ये जो साइंटिस्ट था कैमिलो गोल्जी, इसको नज़र आया सेल के अंदर के कुछ सैक लाइक फ्लैटेंड सैक्स मौजूद हैं। फ्लैटेंड का मतलब होता है लंबाई की सूरत में, फ्लैट हालत में सैक्स मौजूद है, उसको सैक थैलीनुमा स्ट्रक्चर नज़र आया सेल के अंदर। उस फ्लैटेंड सैक्स को उसने किस चीज़ का नाम दिया? उसने उसको सिस्टर्ने का नाम दिया। अब वो जो सिस्टर्ने थी, वो सिस्टर्नी जो फ्लैटेंड सैक्स को उसने किसका नाम दिया? सिस्टर्नी का। सिस्टर्नी जब स्टैक हुई और उसने एक स्ट्रक्चर बनाया, एक स्टैक स्ट्रक्चर बनाया, तो एक दूसरे के ऊपर सिस्टर्नी जब आई ना इस तरह लैडर की सूरत में, तो उस स्टैक सिस्टर्नी को उसने किस चीज़ का नाम दिया? गोल्जी अपरेटस का नाम दिया। इसको हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स और गोल्जी अपरेटस ये एक ही नाम है। बाज़ औक़ात पेपर में इसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी पूछा जा सकता है, तो वो एक ही चीज़ है, गोल्जी अपरेटस और गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो फ्लैटेंड सैक्स जो थे उसको उसने सिस्टर्नी का नाम दिया और वो जो सिस्टर्नी एक दूसरे के ऊपर स्टैक हुए तो उसने उसको गोल्जी अपरेटस का नाम दिया। अब मेन फंक्शन जो गोल्जी अपरेटस का ये है कि जो मटेरियल रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आता है ये उसको मॉडिफाई करके उसको किस चीज़ में कन्वर्ट करते हैं? उसको स्मॉलर मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं उस मटेरियल को जो कहाँ से आता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। और उसको हम क्या नाम देते हैं? जो मटेरियल ये मॉडिफाई करता है गोल्जी अपरेटस, उसको हम गोल्जी वेसिकल्स का नाम देते हैं। उसको हम गोल्जी वेसिकल्स का नाम देते हैं। किस चीज़ को? वो मटेरियल जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आता है और उसको फिर गोल्जी अपरेटस मॉडिफाई कर देता है। उस मॉडिफाइड मटेरियल को, जिस मटेरियल ने या तो सेल के अंदर सिक्रेट होना होता है या सेल के बाहर सिक्रेट होना होता है, उस मटेरियल को हम जो मॉडिफाइड हो चुका होता है उसको क्या कहते हैं? गोल्जी वेसिकल्स। उसको हम गोल्जी वेसिकल्स का नाम देते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक गोल्जी अपरेटस जो सेल सिक्रेशन से रिलेटेड था और इसमें सिस्टर्नी का जिक्र हुआ।
सिस्टरने से गोल्गी अपरेटस किया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स बना जब सिस्टरने स्टैक हुए, और उसके बाद जो गोल्गी अपरेटस ने फंक्शन किया वो क्या किया कि उसने गोल्गी वेसिकल्स बनाए, जिन्होंने या तो सेल के अंदर सिक्रीट होना था या सेल से बाहर सिक्रीट होना था ज़रूरत के मुताबिक। हमारा ये गोल्गी अपरेटस का टॉपिक क्लियर हुआ। हम आगे देखते हैं कि अब हमने कौन सी ऑर्गेनेली पढ़नी। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो नेक्स्ट ऑर्गेनेली है वो है लाइसोसोम्स। तो लाइसोसोम्स का क्या फंक्शन है? सबसे पहले हमें देखना है कि इसको किसने डिस्कवर किया, तो वो थे क्रिश्चियन रेनी डे ड्यूव। क्रिश्चियन रेनी डे ड्यूव इनका नाम था, और इन्होंने ये लाइसोसोम्स को डिस्कवर किया। अब हम लाइसोसोम्स का फंक्शन देखते हैं कि क्या है। मैंने कुछ पॉइंट्स भी लिखे हैं, लेकिन मैं आपको कुछ बताता हूँ, आप मुझे ज़रा गौर से सुने। लाइसोसोम जो है ये एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। बेसिकली इसका काम क्या है कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड वेस्ट मटेरियल। सेल के अंदर जो खुराक है, हमें पता है कि खुराक कहाँ पे स्टोर होती है, वैक्यूल के अंदर। तो ये क्या काम करता है, लाइसोसोम जो एक ऑर्गेनेली है ये कैसे काम करती है कि वैक्यूल के साथ अटैच होती है, फिर जो मटेरियल उसके अंदर पाया जाता है वो टारगेटेड मटेरियल के साथ फ्यूज़ करती है। उस फ्यूजन के बाद खुराक को स्मॉल पीसेस में, स्मॉल टिनी पीसेस में उसको तोड़ती है। अगर वेस्ट मटेरियल इसको मुहैया हो, ये वेस्ट मटेरियल को भी तोड़ता है, ब्रेक डाउन करता है। तो इसका बेसिकली क्या काम हुआ कि एंजाइम्स की मदद से, इसके अंदर एंजाइम्स मौजूद होते हैं, एंजाइम्स की मौजूदगी की वजह से ये ब्रेक डाउन ऑफ फूड और वेस्ट मटेरियल करता है। अब जो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं वो देखें। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली हैव एंजाइम्स फॉर ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड वेस्ट, वर्क बाय फ्यूजन विद वैक्यूल। तो ये इसकी चंद एक बातें हैं। इस पे लाजमी शॉर्ट क्वेश्चन आता है, लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है इसको। तो बातें बहुत सिंपल सी हैं, अगर आप इनको अपने जहन में रखें तो ये कभी भूलने वाली नहीं है। अब ये लाइसोसोम्स हमने पढ़ा है, इसके सारे पॉइंट्स हमने देखे हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनेली देखते हैं कि कौन सी है। हमारी 9th क्लास की बुक में एक लास्ट ऑर्गेनेली जो दी गई है वो है वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स क्या होते हैं, एक बात हमें जहन में रखनी होगी कि वैक्यूल्स एनिमल सेल के अंदर ये साइड पे पाए जाते हैं, दरमियान में न्यूक्लियस होता है, जबकि प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल जो है वो बिल्कुल सेंटर में पाया जाता है। न्यूक्लियस जहाँ पे दरमियान में न्यूक्लियस होना चाहिए वहाँ पे वैक्यूल पाया जाता है, और काफ़ी बड़े साइज का वैक्यूल पाया जाता है। एक तो ये पहला डिफरेंस हमने पढ़ा। दूसरी बात हम ये देखते हैं कि वैक्यूल का काम जो है ये स्टोरेज ऑफ फूड है। खुराक को स्टोर करने का काम किसी भी सेल के अंदर वो क्या है, स्टोरेज ऑफ फूड, वो किससे रिलेटेड है, वैक्यूल से रिलेटेड है। अब हम ये देखते हैं कि एनिमल्स सेल के अंदर स्मॉल वैक्यूल्स पाए जाते हैं। तो बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि वो स्मॉल वैक्यूल्स मिलकर लार्ज वैक्यूल बनाते हैं, एक लार्ज वैक्यूल बनाते हैं, और उसमें वो सारी खुराक स्टोर कर लेते हैं। वो जो सारे स्मॉल वैक्यूल्स मिलते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है, वो सारे जब मिल के एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं तो अक्सर औक़ात ऐसे होता है कि वैक्यूल जो है वो टर्जिडिटी स्टेट में चला जाता है। टर्जिड स्टेट में, टर्जिड स्टेट से क्या मुराद है कि स्वोलन हो जाता है बैलून की तरह, और इस कंडीशन में चला जाता है कि अब वो मजीद अपने अंदर खुराक नहीं ले सकता। बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि सेल्स के अंदर बाहर से खुराक जो वो लेते हैं वो एक पूरा वैक्यूल ही अपने अंदर ले जाते हैं, वैक्यूल की सूरत में खुराक को बाहर से अपने अंदर लेके जाते हैं, और फिर एंजाइम्स की मदद से। और हमने देखा है कि खुराक कौन तोड़ता है सेल के अंदर, लाइसोसोम तोड़ता है। लाइसोसोम्स फिर वैक्यूल के साथ अटैच होके खुराक को तोड़ते हैं सेल के अंदर। इसके बाद एक और बात है कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या होता है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कैसा वैक्यूल होता है, जो अपना जो वेस्ट मटेरियल है उसको कॉन्ट्रैक्ट होके एक्सक्रीट आउट कर देता है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी एक वैक्यूल की टाइप है जो बाज़ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में मौजूद होती है। खुराक जब इसके अंदर आती है तो ये कॉन्ट्रैक्ट होके अपने अंदर से वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट आउट कर देता है। तो ये था हमारा वैक्यूल का टॉपिक। आज हमारे तमाम ऑर्गेनेलीज हमने कंप्लीट कर ली। आपको इस पूरे टॉपिक में किसी भी चीज़ की कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साइम शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।